तो ये है प्रश्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सबसे पहले संबंध पढ़ेंगे, उसके बाद हम संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 6 तक जितने भी उदाहरण हैं हम उन सभी को हल करेंगे, जिसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। संबंध, तो हम इसमें किन्हीं दो समुच्चय के बीच के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम दो समुच्चय लेंगे, समुच्चय ए और समुच्चय बी। तो यहाँ पर हम समुच्चय ए के अवयव व समुच्चय बी के अवयव के बीच के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या संबंध संभव हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए का संबंध 4 से हो सकता है, या फिर ए का संबंध 5 से, या फिर ए का संबंध 6 से। इसी तरह से यहाँ पर 2 का संबंध 4 से हो सकता है, 2 का संबंध 5 से और 2 का संबंध 6 से। इसी तरह से 3 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 5 से और 3 का संबंध 6 से। और यहाँ पर ये समुच्चय ए व समुच्चय बी के अवयव के मध्य जितने भी संभावित संबंध हो सकते हैं उन सभी का समुच्चय है। और अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ये ए गुणा बी है, मतलब कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का कार्तीय गुणन है। तो ए और बी का कार्तीय गुणन हमें समुच्चय ए के अवयव व समुच्चय बी के अवयव के मध्य जितने भी संभावित संबंध हो सकते हैं उन सभी का समुच्चय देता है। तो अब हम समुच्चय ए व समुच्चय बी के मध्य एक संबंध देखते हैं। यहाँ पर संबंध इस प्रकार है कि x, y इस प्रकार है कि y बराबर x3 है। प्रत्येक x जो a का अवयव है और y जो b का अवयव है, जहाँ पहला अवयव मतलब x समुच्चय a से होगा और दूसरा अवयव मतलब y समुच्चय b से होगा। और यहाँ पर हमने जो ये लिखा है, यहाँ पर ये है समुच्चय निर्माण रूप, तो हम इसका रोस्टर रूप लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा r बराबर, यहाँ पर x का मान समुच्चय a से आएगा और y का मान समुच्चय b से आएगा। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह में 1 लेते हैं तो यहाँ y बराबर आ जाएगा 1 धन 3, मतलब 3 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर y का मान आ जाएगा 4। इसी तरह से अगर हम x की जगह में 2 लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 3, फिर हम 3 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर y का मान आ जाएगा 5। इसी तरह से अगर हम x की जगह में 3 लेते हैं तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 3 धन 3, मतलब हम 3 में 3 जोड़ेंगे, यहाँ से y का मान आ जाएगा 6। तो यहाँ पर एक संबंध है जिसमें y बराबर क्या है, x धन 3 है। और यहाँ पर इन जोड़ों का पहला अवयव समुच्चय a से है और इनका दूसरा अवयव समुच्चय b से है। तो यहाँ पर इस प्रकार के अनेक संबंध हो सकते हैं। और हम अब तक समुच्चय ए व समुच्चय बी के मध्य संबंध पढ़ते थे, लेकिन हम कक्षा 12वीं में समुच्चय ए व समुच्चय ए के मध्य संबंध पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमने संबंध पढ़ लिया, तो अब हम संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें पहला है रिक्त संबंध। और रिक्त संबंध वह संबंध होता है जिसमें समुच्चय ए का समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंध ना हो। तो उसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक समुच्चय लेते हैं जो है ए बराबर 1 2 3। फिर हम समुच्चय ए और समुच्चय ए का कार्तीय गुणन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो 1 का 1 के साथ संबंध हो सकता है, फिर 1 का 2 के साथ संबंध हो सकता है, फिर 1 का 3 के साथ संबंध हो सकता है। इसी तरह से 2 का 1 के साथ संबंध हो सकता है, 2 का 2 के साथ संबंध हो सकता है और 2 का 3 के साथ संबंध हो सकता है। फिर 3 का 1 के साथ संबंध, 3 का 2 के साथ संबंध और 3 का 3 के साथ संबंध हो सकता है। और रिक्त संबंध के लिए हम यहाँ पर एक संबंध लेंगे और यहाँ पर संबंध इस प्रकार है कि x और y को जोड़ने पर उनका मान 6 से बड़ा हो, जहाँ पर x का मान समुच्चय a से आएगा और y का मान समुच्चय a से आएगा। तो जैसे हम अगर ये वाला जोड़ा लेंगे तो हम 1 में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पर इसका मान आएगा 2 और 2 6 से छोटा है। इसी तरह से इन्हें भी जोड़ने पर इनका मान आएगा 3 जो कि 6 से छोटा है। और अगर हम 3 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका मान आएगा 6, लेकिन यहाँ पर इनको जोड़ने पर उनका मान 6 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस प्रकार कोई भी संबंध संभव नहीं है, मतलब कि यहाँ पर समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, मतलब कि यहाँ पर r बराबर 5 है और इसे ही हम रिक्त संबंध कहते हैं। यहाँ पर हमने रिक्त संबंध पढ़ लिया, तो अब हम सार्वत्रिक संबंध पढ़ेंगे। और सार्वत्रिक संबंध होता है r बराबर a गुणा a, मतलब कि a और a का कार्तीय गुणन करने पर जितने भी अवयव होंगे वो सारे यदि r में उपस्थित हैं तो संबंध सार्वत्रिक संबंध होता है। तो इसे समझने के लिए भी हम यहाँ पर एक उदाहरण लेंगे। तो पहले हम समुच्चय लेते हैं जो a बराबर 1 2 3, फिर हम इनका कार्तीय गुणन करेंगे और इस संबंध को समझने के लिए हम यहाँ पर एक संबंध लेंगे। और यहाँ पर संबंध इस प्रकार है कि x और y को जोड़ने पर उनका मान 6 से छोटा या उसके बराबर हो, जहाँ पर x का मान समुच्चय a से आएगा और y का मान भी समुच्चय a से आएगा। तो यहाँ से r बराबर, तो यहाँ पहला संबंध हो सकता है 1, मतलब कि इनको जोड़ने पर इनका मान आ रहा है 2 जो कि 6 से छोटा है। इसी तरह से यहाँ पर आ सकता है 1, 2, क्योंकि इन्हें भी जोड़ने पर इनका मान आ रहा है 3 और 3 6 से छोटा है। इस तरह से यहाँ पर आ सकता है 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3, क्योंकि इसे भी जोड़ने पर इसका मान आएगा 6 जो कि 6 के बराबर है। और यहाँ पर x और y को जोड़ने पर उसका मान 6 से छोटा पर उसके बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर ये पूरा a क्रॉस a है, मतलब कि यहाँ पर r बराबर a क्रॉस a आ गया।
और इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर सार्वत्रिक संबंध है। तो यहाँ पर हमने सार्वत्रिक संबंध पढ़ लिया, तो अब हम सतुल्य संबंध पढ़ेंगे। और सतुल्य होता है यदि ए कॉमा ए आर का अवयव है, प्रत्येक ए जो समुच्चय ए का अवयव है, मतलब सतुल्य होने के लिए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, जहाँ पर यह है समुच्चय ए, यहाँ पर इसके अवयव हैं 1 2 3, और इसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 1 का 1 के साथ संबंध होना चाहिए, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ संबंध होना चाहिए, तभी कोई संबंध सतुल्य होता है। और इसके अलावा यहाँ पर 2 का 3 के साथ व 3 का 1 के साथ संबंध हो सकता है, लेकिन समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का यदि खुद के साथ संबंध नहीं है तो संबंध सतुल्य नहीं होगा। तो सतुल्य होने के लिए समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। यहाँ पर हमने सतुल्य संबंध किससे कहते हैं उसे देख लिया। तो अब हम सम्मित संबंध पढ़ेंगे। तो सम्मित होने के लिए यदि ए कॉमा बी आर का अवयव है तो इसका उल्टा बी कॉमा ए भी आर का अवयव होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर 1 कॉमा 1 है, तो इस संबंध में इसका उल्टा भी होना चाहिए। तो 1 कॉमा 1 का उल्टा होगा 1 कॉमा 1, जो कि यहाँ पर उपस्थित है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सम्मित है। इस तरह से यहाँ पर है 2 कॉमा 2, और 2 कॉमा 2 का उल्टा होगा 2 कॉमा 2, जो कि यहाँ पर उपस्थित है, मतलब यहाँ पर ये भी सम्मित है। इस तरह से यहाँ पर है 2 कॉमा 3, और 2 कॉमा 3 का उल्टा होगा 3 कॉमा 2, जो कि यहाँ पर उपस्थित है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये भी सम्मित है। और यहाँ पर यह 3 कॉमा 2, और 3 कॉमा 2 का उल्टा होगा 2 कॉमा 3, जो कि यहाँ पर उपस्थित है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये भी सम्मित है। और यदि 2 कॉमा 3 आर का अवयव है लेकिन 3 कॉमा 2 आर का अवयव नहीं है तो वह संबंध सम्मित नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कोई संबंध सम्मित कब होता है। तो हम देखेंगे कोई संबंध संक्रामक कब होता है। तो संक्रामक होने के लिए यदि ए कॉमा बी आर का अवयव है तथा बी कॉमा सी आर का अवयव है तो ए कॉमा सी भी आर का अवयव होना चाहिए। मतलब कि यदि आर में ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, तभी वह संबंध संक्रामक होगा। और यदि आर में ए कॉमा बी है लेकिन बी से शुरू होने वाला कोई भी अवयव नहीं है, तब भी वह संक्रामक होगा। तो उसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 कॉमा 1 है और 1 से शुरू होने वाला अवयव है ये, तो यहाँ पर यह ए, यह बी, यह बी और यह सी। यहाँ पर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 1 कॉमा 3 होना चाहिए, और यहाँ पर 1 कॉमा 3 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये संक्रामक है। और यहाँ पर यह 1 कॉमा 3, लेकिन यहाँ पर 3 से शुरू होने वाला अवयव कोई भी नहीं है, तब भी यहाँ पर ये संक्रामक होगा। इस तरह से यहाँ पर यह है 2 कॉमा 3, और इसमें 3 से शुरू होने वाला अवयव कोई भी नहीं है, तब भी यहाँ पर ये संक्रामक होगा। यहाँ पर ये सभी इसे संतुष्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर संक्रामक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कोई संबंध संक्रामक कब होता है। तो हम देखेंगे कि तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। तो वह संबंध जो सतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर उदाहरण लेंगे। तो जैसे यहाँ पर यह है समुच्चय ए, तो सतुल्य होने के लिए इनके प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। यहाँ पर एक अवयव है 1 2 3, और यहाँ पर 1 का 1 के साथ संबंध है, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ संबंध है, मतलब यहाँ संबंध आर सतुल्य है। और सम्मित होने के लिए यदि कोई अवयव ए बी है तो इसका उल्टा बी ए भी आर में होना चाहिए। यहाँ पर 2 3 है और 2 3 का उल्टा 3 2 भी है, और यहाँ पर यह 3 कॉमा 2 और 3 कॉमा 2 का उल्टा होगा 2 कॉमा 3, जो कि यहाँ पर उपस्थित है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये भी सम्मित है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सम्मित है। तो संक्रामक होने के लिए यदि ए बी आर का अवयव है, बी सी आर का अवयव है, तो ए सी भी आर का अवयव होना चाहिए। तो यहाँ पर यह ए, यह बी, यह बी और यह सी, यहाँ पर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, मतलब 2 कॉमा 2 होना चाहिए, और यहाँ पर 2 कॉमा 2 है। इस तरह से यहाँ पर यह 3 कॉमा 2 और 2 से शुरू होने वाला अवयव है ये, यहाँ पर यह ए, यह बी और यह बी और यह सी, तो यहाँ पर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, मतलब 3 कॉमा 3 होना चाहिए, और यहाँ पर 3 कॉमा 3 है, तो मतलब यहाँ पर संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है, अतः संबंध आर तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर हमने संबंधों के प्रकार पढ़ लिए। तो अब हम प्रश्नावली 1.1 में जितने भी उदाहरण हैं उन सभी को हल करेंगे, जिसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। उदाहरण 1, मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि आर बराबर ए से बी में संबंध इस प्रकार है कि ए बी की बहन है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है, तथा आर डैश बराबर ए से बी में संबंध इस प्रकार है कि ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। तो यहाँ पर समुच्चय ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो हमें दर्शाना है कि यहाँ पर ये एक रिक्त संबंध है तथा यहाँ पर ये एक सार्वत्रिक संबंध है। तो पहले हम दर्शाएंगे कि यहाँ पर ये
एक रिक्त संबंध है। तो हम लिखेंगे दिया है समुच्चय ए के लिए R बराबर ए से बी में संबंध इस प्रकार है कि ए बी की बहन है। तो हमें दर्शाना है कि यहाँ पर ये एक रिक्त संबंध है और यहाँ पर ए से बी में संबंध इस प्रकार है कि ए बी की बहन है और यहाँ पर ए और बी का मान समुच्चय ए से आएगा, जहाँ पर समुच्चय ए बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। इसका मतलब है कि यहाँ पर स्कूल के सभी विद्यार्थी बालक हैं। तो चूंकि स्कूल के सभी विद्यार्थी बालक है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये और ये दोनों बालक होंगे। तो यहाँ पर ए और बी दोनों बालक है तो संभव ही नहीं है कि ए बी की बहन हो। तो ऐसी कोई भी जोड़ी नहीं मिलेगी जो आर में आ सके। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर एक रिक्त संबंध है। तो हम लिखेंगे चूंकि सभी विद्यार्थी बालक हैं अतः आर बराबर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आर बराबर 5 आया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध आर एक रिक्त संबंध है। तो यहाँ पर हमने दर्शा लिया कि यहाँ पर ये एक रिक्त संबंध है। तो अब हम दर्शाएंगे कि यहाँ पर ये एक सार्वत्रिक संबंध है। तो हम लिखेंगे तथा आर डैश बराबर ए से बी में संबंध इस प्रकार है कि ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है और हमें दर्शाना है कि यहाँ पर ये एक सार्वत्रिक संबंध है और 3 मीटर का मान लगभग 9 फीट होता है। तो किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम होगा। तो समुच्चय ए के सभी संभावित जोड़े आर डैश के अवयव होंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आर डैश एक सार्वत्रिक संबंध है। तो हम लिखेंगे चूंकि किन्हीं भी दो विद्यार्थियों के ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम होगा अतः आर डैश बराबर आ जाएगा ए गुणा ए। तो यहाँ पर आर डैश बराबर ए गुणा ए है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आर डैश एक सार्वत्रिक संबंध है। तो यहाँ पर हमने दर्शा दिया कि यहाँ पर ये एक रिक्त संबंध है तथा यहाँ पर ये एक सार्वत्रिक संबंध है। उदाहरण 2, मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में R बराबर T1 और T2 में संबंध इस प्रकार है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। तब हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर संबंध R एक तुल्यता संबंध है और कोई संबंध तुल्यता संबंध तभी होता है जब वो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर संबंध R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर संबंध R स्वतुल्य है या फिर नहीं। और स्वतुल्य होने के लिए T1 के सर्वांग सम होना चाहिए। और यहाँ पर सर्वांग सम का मतलब है कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों के भुजाओं के बीच का कोण, उनकी लंबाई सब कुछ समान हो। और स्वतुल्य होने के लिए T1 के सर्वांग सम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों एक ही त्रिभुज हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर T1 के सर्वांग सम होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एक स्वतुल्य संबंध है। तो हम लिखेंगे माना T1 T का अवयव है और यहाँ पर T1 के सर्वांग सम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर T1 R का अवयव है अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सममित है या फिर नहीं। तो सममित होने के लिए यदि यहाँ पर T1 T2 के सर्वांग सम है तो इसका उल्टा मतलब T2 भी T1 के सर्वांग सम होना चाहिए, तभी संबंध R सममित होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि T1 T2 R का अवयव है, मतलब कि यहाँ पर T1 T2 के सर्वांग सम है। तो यहाँ पर T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर T2 T1 के सर्वांग सम है। इसका मतलब है कि यहाँ पर T2 T1 R का अवयव है अतः यहाँ पर संबंध R सममित है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर संबंध R संक्रामक है या फिर नहीं। तो संक्रामक के लिए हम 3 त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज T1, त्रिभुज T2 और त्रिभुज T3। तो संक्रामक के लिए यदि T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है तो T1 भी T3 के सर्वांग सम होना चाहिए, तभी संबंध R संक्रामक होगा। तो यहाँ पर ये इसके सर्वांग सम है, ये इसके सर्वांग सम है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो यहाँ पर जब ये तीनों सर्वांग सम है तो T1 भी T3 के सर्वांग सम होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R संक्रामक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना T1 T2 R का अवयव है तथा T2 T3 R का अवयव है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि T1 T2 के सर्वांग सम है तथा इसका मतलब है कि T2 T3 के सर्वांग सम है। तो यहाँ पर T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है तो T1 भी T3 के सर्वांग सम होगा। तो हम लिखेंगे कि T1 T3 के सर्वांग सम है। इसका मतलब है कि यहाँ पर T1 T3 R का अवयव है अतः संबंध R संक्रामक है। तो यहाँ पर संबंध R स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर R एक तुल्यता संबंध है। तो हम लिखेंगे अतः R एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि R एक तुल्यता संबंध है। उदाहरण 3,
मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा R बराबर L1 से L2 में संबंध इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु यह न तो सतुल्य है और न संक्रामक है। तो यहाँ पर L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा यहाँ पर R बराबर L1 से L2 में संबंध इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है। तब हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर संबंध R सममित है किंतु यह न तो सतुल्य है और न संक्रामक है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सतुल्य है फिर नहीं। तो सतुल्य होने के लिए L1 L1 पर लंब होना चाहिए और यहाँ पर ये है रेखा L1 और यहाँ पर ये रेखा L1 खुद पर तो लंब हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R सतुल्य नहीं है। तो हम लिखेंगे माना L1 L का अवयव है और L1 L1 पर लंब नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर L1, L1 R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R सतुल्य नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सममित है फिर नहीं। तो सममित होने के लिए यदि L1 L2 पर लंब है तो इसका उल्टा मतलब L2 भी L1 पर लंब होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि L1, L2 R का अवयव है। इसका मतलब है कि यहाँ पर L1 L2 पर लंब है। तो यहाँ पर ये है रेखा L1 और ये है रेखा L2। और जब भी कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं तो उनके बीच बनने वाला कोण 90 अंश होता है। और यहाँ पर भी इन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाला कोण 90 अंश है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर L2 भी L1 पर लंब है। यहाँ पर L2 L1 पर लंब है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर L2, L1 R का अवयव है, अतः संबंध R सममित है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर संबंध R संक्रामक है फिर नहीं। तो यहाँ पर संबंध R संक्रामक है फिर नहीं उसे ज्ञात करने के लिए हम तीन रेखाएं लेंगे, रेखा L1, रेखा L2 और रेखा L3। और यदि L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है तो L1 भी L3 पर लंब होना चाहिए, तभी यहाँ पर संबंध R संक्रामक होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि L1, L2 R का अवयव है तथा L2, L3 भी R का अवयव है। और यहाँ पर इसका मतलब है कि L1 L2 पर लंब है तथा इसका मतलब है कि L2 L3 पर लंब है। तो यहाँ पर ये है रेखा L1 और ये है रेखा L2, जहाँ पर L1 L2 पर लंब है। और यहाँ पर यह है रेखा L3 जहाँ पर L2 L3 पर लंब है। जहाँ पर L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है तो L1 भी L3 पर लंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर L1 L3 पर लंब न होकर L1 L3 के समानांतर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R संक्रामक नहीं है। तो हम लिखेंगे L1 L3 के समानांतर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर L1, L3 R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि संबंध R सममित है किंतु न तो सतुल्य है और न ही संक्रामक है। उदाहरण 4, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में R बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध सतुल्य है परंतु न तो सममित है और न संक्रामक है। तो हमें इसमें दर्शाना है कि यहाँ पर संबंध R सतुल्य है परंतु न तो सममित है और न संक्रामक है। तो हम लिखेंगे यहाँ A बराबर 1, 2, 3 तथा R बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सतुल्य है फिर नहीं। तो सतुल्य होने के लिए समुच्चय A के अंदर जितने भी अवयव हैं वे सभी जोड़े के रूप में समुच्चय R में उपस्थित होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1, 1 2 है तो 2, 2 और 3 है तो 3, 3 इसमें उपस्थित होने चाहिए। तो यहाँ पर 1, 1 भी है, 2, 2 भी है और 3, 3 भी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R सतुल्य है। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3 A का अवयव है और यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 3, 3 R का अवयव है, अतः संबंध R सतुल्य है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सममित है फिर नहीं। तो सममित होने के लिए अगर R में कोई अवयव A, B है तो उसका उल्टा B, A भी R में उपस्थित होना चाहिए, तभी संबंध R सममित होगा। तो यहाँ पर 1, 1 है और 1, 1 का उल्टा होता है 1, 1 जो कि यहाँ पर उपस्थित है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये सममित है। फिर यहाँ पर 2, 2 है और 2, 2 का उल्टा होता है 2, 2 जो कि यहाँ पर उपस्थित है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये भी सममित है। फिर यहाँ पर ये 3, 3 और 3, 3 का उल्टा होता है 3, 3 जो कि यहाँ पर उपस्थित है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये भी सममित है। और यहाँ पर यह 1, 2 और 1, 2 का उल्टा होता है 2, 1
जो कि इसमें उपस्थित नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R सममित नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि 1,2 R का अवयव है परंतु 2,1 R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R सममित नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संबंध R संक्रामक है फिर नहीं। तो संक्रामक होने के लिए अगर इसमें कोई अवयव A, B है और B, C है तो A, C भी उपस्थित होना चाहिए, तभी संबंध R संक्रामक होगा। और यदि इसमें A, B है लेकिन B से शुरू होने वाला कोई भी अवयव नहीं है तब भी संबंध R संक्रामक होगा। यहाँ पर यह 1,1 और 1 से शुरू होने वाला अवयव है 1,2, तो यहाँ पर यह है A, यह B, यह B और यह C, तो यहाँ पर AB है, BC है, तो AC भी होना चाहिए, मतलब 1,2 भी होना चाहिए और यहाँ पर 1,2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये संक्रामक है। यहाँ पर यह 2,2 और 2 से शुरू होने वाला अवयव है 2,3, यहाँ पर यह A, यह B, यह B और यह C, यहाँ पर AB है, BC है, तो यहाँ पर AC भी होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर 2,3 होना चाहिए और यहाँ पर 2,3 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये संक्रामक है। तो यहाँ पर 3,3 है लेकिन इसमें 3 से शुरू होने वाला कोई भी अवयव नहीं है तब भी यहाँ पर ये संक्रामक होगा। और यहाँ पर यह 1,2 और 2 से शुरू होने वाला अवयव है 2,3, तो यहाँ पर AB है, BC है, तो AC भी होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर 1,3 भी होना चाहिए लेकिन इसमें 1,3 नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R संक्रामक नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि 1,2 R का अवयव है तथा 2,3 R का अवयव है परंतु 1,3 R का अवयव नहीं है, अतः संबंध R संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि संबंध R सतुल्य है परंतु न तो सममित है और न संक्रामक है। उदाहरण 5, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर A से B में संबंध इस प्रकार है कि संख्या 2 A ऋण B को विभाजित करती है और प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर A से B में संबंध इस प्रकार है कि संख्या 2 A ऋण B को विभाजित करती है। तब हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर यह संबंध एक तुल्यता संबंध है और तुल्यता संबंध वह संबंध होता है जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो। तो इसका मतलब है कि हमें इसमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर यह संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है Z में R बराबर A से B में संबंध इस प्रकार है कि संख्या 2 A ऋण B को विभाजित करती है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्वतुल्य है फिर नहीं, और स्वतुल्य होने के लिए संख्या 2 A ऋण A को विभाजित करनी चाहिए और जब हम A में A घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान आएगा 0 और 0 को संख्या 2 विभाजित करती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R सतुल्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A Z का अवयव है, मतलब कि यहाँ पर A पूर्ण संख्या है और जब हम A में A घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान आएगा 0 और यहाँ पर 0 को संख्या 2 विभाजित करती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर A, A R का अवयव है, अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर संबंध R सममित है या फिर नहीं। तो सममित होने के लिए यदि संख्या 2 A ऋण B को विभाजित करती है तो इसका उल्टा मतलब संख्या 2 B ऋण A को भी विभाजित करनी चाहिए, तभी संबंध R सममित होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि A का मान है 6 और B का मान है 2। तो जब हम A में B घटाएंगे, मतलब कि हम 6 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान आएगा 4। तो यहाँ पर 4 को संख्या 2 विभाजित करती है। इसी तरह से इसका उल्टा मतलब जब हम B में A घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 6 बराबर ऋण 4 और यहाँ पर ऋण 4 को भी संख्या 2 विभाजित करती है। यहाँ पर संख्या 2 A ऋण B को विभाजित करती है और B ऋण A को भी विभाजित करती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R सममित है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि A, B R का अवयव है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर A ऋण B को संख्या 2 विभाजित करती है। फिर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ऋण B ऋण A और यहाँ पर ऋण B ऋण A को संख्या 2 विभाजित करती है। तो यहाँ पर ऋण B ऋण A को संख्या 2 विभाजित करती है, तो इसका मतलब है कि B ऋण A को भी संख्या 2 विभाजित करेगी और यहाँ पर इसका मतलब है कि B, A R का अवयव है, अतः संबंध R सममित है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर संबंध R संक्रामक है या फिर नहीं। तो संक्रामक होने के लिए यदि A ऋण B को संख्या 2 विभाजित करती है और B ऋण C को संख्या 2 विभाजित करती है तो A ऋण C को भी संख्या 2 विभाजित करनी चाहिए।
तभी यहाँ पर संबंध R संक्रामक होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि A, B R का अवयव है तथा B, C R का अवयव है, यहाँ पर इसका मतलब है कि A ऋण B तथा B ऋण C को संख्या 2 विभाजित करती है। तो यहाँ पर A ऋण B और B ऋण C को संख्या 2 विभाजित करती है, तो A ऋण B और B ऋण C को जोड़ने पर जो मान आएगा उसे भी संख्या 2 विभाजित करेगी। जैसे यहाँ पर 6 को संख्या 2 विभाजित करती है और 4 को भी संख्या 2 विभाजित करती है, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर इसका मान आएगा 10 और 10 को भी संख्या 2 विभाजित करती है। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ने पर जो मान आएगा उसे भी संख्या 2 विभाजित करेगी। तो यहाँ पर B से B कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा A ऋण C जिसे संख्या 2 विभाजित करती है, और यहाँ पर इसका मतलब है कि A, C R का अवयव है, अतः संबंध R संक्रामक है। तो यहाँ पर संबंध R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है। उदाहरण 6, मान लीजिए कि समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में R बराबर A से B में संबंध इस प्रकार है कि A तथा B दोनों ही या तो विषम है या सम है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उपसमुच्चय 2, 4, 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु इस उपसमुच्चय का कोई भी अवयव इस उपसमुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर समुच्चय A बराबर ये है, तो हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर संबंध R एक तुल्यता संबंध है, और साथ ही हमें यह भी सिद्ध करना है कि यहाँ पर इस उपसमुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं तथा इस उपसमुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु इस उपसमुच्चय का कोई भी अवयव इस उपसमुच्चय से संबंधित नहीं है। तो पहले हम सिद्ध करेंगे कि यहाँ पर संबंध R एक तुल्यता संबंध है, और तुल्यता संबंध वह संबंध होता है जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो। तो हमें इसे सिद्ध करना है कि यहाँ पर संबंध R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और R बराबर A से B में संबंध इस प्रकार है कि A तथा B दोनों ही या तो विषम है या सम है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि A तथा B दोनों एक साथ या तो सम होंगे या फिर विषम होंगे। मतलब इसके अंदर वे जोड़े आएंगे जिसमें A तथा B दोनों एक साथ या तो सम होंगे या फिर विषम होंगे। जैसे 1, 1, क्योंकि यहाँ पर इसमें ये दोनों विषम हैं, तो यहाँ पर ये इसका अवयव हो सकता है। इसी तरह से 2, 2 क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सम हैं। इसी तरह से 1, 3 और 2, 4 भी इस संबंध के अवयव होंगे, लेकिन 1, 2 इसके अवयव नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर इसमें एक विषम है और एक सम है, और इसमें केवल ऐसे जोड़े आएंगे जिसमें A और B दोनों एक साथ या तो विषम है या सम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संबंध R स्वतुल्य है या फिर नहीं। तो स्वतुल्य होने के लिए A तथा A दोनों ही या तो विषम है या सम है, मतलब कि यहाँ पर A तथा A दोनों एक साथ या तो विषम होंगे या सम होंगे, और यहाँ पर A और A दोनों एक ही संख्या है। तो यदि यहाँ पर A विषम होगा तो A, A भी विषम होगा, और यदि यहाँ पर A सम होगा तो A, A भी सम होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर A तथा A दोनों एक साथ या तो विषम हो सकते हैं या फिर सम हो सकते हैं, अतः यहाँ पर संबंध R स्वतुल्य होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A समुच्चय A का अवयव है और A तथा A दोनों ही या तो विषम है या सम है, और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर A, A R का अवयव है, अतः संबंध R स्वतुल्य है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर संबंध R सममित है या फिर नहीं। तो सममित होने के लिए A तथा B दोनों ही विषम है या सम है, तो इसका उल्टा मतलब B तथा A दोनों ही विषम या सम होने चाहिए। तो यहाँ पर यदि A तथा B दोनों एक साथ विषम है तो इसका उल्टा B तथा A दोनों भी एक साथ विषम होंगे। जैसे यदि यहाँ पर A बराबर 1 और B बराबर 3 लेते हैं तो यहाँ पर 1 तथा 3 दोनों ही विषम हैं, और यहाँ पर ये दोनों विषम हैं, तो इसका उल्टा मतलब 3, 1 दोनों विषम होगा। और इसी तरह से यदि यहाँ पर A बराबर 2 और B बराबर 4 है तो यहाँ पर 2, 4 दोनों एक साथ सम हैं, तो इसका उल्टा 4, 2 दोनों भी एक साथ सम होंगे। मतलब कि यहाँ पर A तथा B दोनों एक साथ या तो विषम है या सम है, तो इसका उल्टा B
तथा ए भी दोनों एक साथ या तो विषम या सम होंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R सममित है। तो हम लिखेंगे यदि a, b R का अवयव है, मतलब कि a तथा b दोनों ही या तो विषम है या सम है, तो इसका उल्टा मतलब b तथा a दोनों ही या तो विषम है या सम है। और यहाँ पर इसका मतलब है कि b, a R का अवयव है, अतः संबंध R सममित है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर संबंध R संक्रामक है या फिर नहीं। और संक्रामक होने के लिए यदि a, b R का अवयव है तथा b, c R का अवयव है, मतलब कि a तथा b दोनों ही या तो विषम है या सम है, तथा b तथा c दोनों ही या तो विषम है या सम है, तो a तथा c दोनों ही या तो विषम या सम होने चाहिए, तभी संबंध R संक्रामक होगा। और यहाँ पर a, b R का अवयव है और b, c भी R का अवयव है, मतलब कि यहाँ पर a, b, c सभी या तो विषम है या सम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर a तथा c दोनों ही या तो विषम है या सम है, मतलब कि यहाँ पर a, c R का अवयव है। इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R संक्रामक है। तो यहाँ पर संबंध R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर संबंध R तुल्यता संबंध है। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः संबंध R तुल्यता संबंध है। फिर हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर इस उपसमुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और इस उपसमुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु इस उपसमुच्चय का कोई भी अवयव इस उपसमुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। और यहाँ पर संबंध इस प्रकार है कि a तथा b दोनों ही एक साथ या तो विषम होंगे या सम होंगे। और हम इसमें से किन भी दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, जैसे 1 और 5 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 5 और यहाँ पर ये दोनों एक साथ विषम हैं, इसीलिए यहाँ पर इस उपसमुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे। इसी तरह से इस उपसमुच्चय के सभी अवयव सम हैं और हम इसमें से कोई भी दो संख्या लेंगे, जैसे 4 और 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 6 और यहाँ पर ये दोनों एक साथ सम हैं, इसीलिए यहाँ पर इस उपसमुच्चय के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे। लेकिन इस उपसमुच्चय के सभी अवयव विषम हैं और इस उपसमुच्चय के सभी अवयव सम हैं। और जब हम इन दोनों में से कोई भी दो संख्या लेंगे, जैसे इसमें से 3 और इसमें से 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 4, तो यहाँ पर इसमें एक विषम है और एक सम है और इस प्रकार का कोई भी अवयव R में नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर इस उपसमुच्चय का कोई भी अवयव इस उपसमुच्चय किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव विषम हैं, अतः सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, तथा उपसमुच्चय 2, 4, 6 के सभी अवयव सम हैं, अतः सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव विषम हैं तथा उपसमुच्चय 2, 4, 6 के सभी अवयव सम हैं, अतः उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2, 4, 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है।